एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेट्स टू एक्सेलेंस, जहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि टेक्स्ट बुक को बहुत ही बेहतरीन और इफेक्टिव बनाते हैं फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर्स। सो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक विदाउट एनी टाइम पास। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ अबाउट दिस टॉपिक। टेक्स्ट बुक आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। अब एक टीचर क्लासरूम में कई सारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टूल है वो है टेक्स्ट बुक। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसीलिए ये बड़े पैमाने पर यूज किए जाने वाला मटेरियल है, रिसोर्स मटेरियल है। The primary aim of textbook is to enable the students to get the subject matter of a specific subject very easily and also in understandable manner. अब अगर मैं सबसे मेन मकसद की बात करूं कि टेक्स्ट बुक का सबसे मेन मकसद क्या है, तो देखो, टेक्स्ट बुक को अगर आप खोलोगे तो आपको उसमें कई सारी चीज़ें को देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इंडेक्स, फिर चैप्टर, फिर क्वेश्चन आंसर, देन एक्सरसाइजेज, राइट, पिक्चर्स जहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो और भी कई सारी चीज आपको रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट को बताता है कि उसे थ्रू आउट एकेडमिक ईयर क्या क्या पढ़ना है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है स्टूडेंट को कि उसे पूरे साल में या आने वाले साल में किन किन टॉपिक्स से डील करना है, और साथ ही साथ ये टीचर को भी क्लियर करता है कि बच्चों को हमें पूरे साल क्या क्या नॉलेज प्रोवाइड करनी है। ओके, नाउ in the teaching learning process, the textbook occupies an important place. There's a saying, as is the textbook, so is the teaching and learning. तो ये टीचिंग और लर्निंग दोनों को ही बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है, एक टीचर को भी और एक लर्नर को भी। सो ये दोनों को ही हेल्प कर रही है, राइट। सो टेक्स्ट बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस ले रखी है हम सबकी लाइफ में। आप देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि ये कॉलेज में भी यूज़ किया जाता है, ये यूनिवर्सिटी लेवल में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हर एक लेवल में यूज़ किए जाने वाला टूल है। तो जैसा टेक्स्ट बुक होगा वैसा ही टीचिंग और लर्निंग भी होगा। क्लियर? द टेक्स्ट बुक शुड एम एट द हेल्पिंग द स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेडनेस, critical thinking in order to enable him to discover new knowledge. एक बेहतरीन टेक्स्ट बुक का मकसद ये होना चाहिए कि उससे एक बच्चे की या जो भी बच्चा उस टेक्स्ट बुक को पढ़ रहा है उससे उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, राइट, उससे उसे कुछ सीखने को मिले, न्यू इंफॉर्मेशन उसे गेन हो उस टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद। ओपन माइंडेडनेस बच्चा सीखता है टेक्स्ट बुक को रीड करने के बाद, पढ़ने और समझने के बाद। कैसे? अगर वो समझो साइंस की टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है तो वो जब रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेगा, राइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेगा, तो उसके ब्रेन में ओपन माइंडेडनेस का जो एबिलिटी है वो डेवलप होगा, राइट। तो उससे क्या है, वही सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को डिस्कस कर सकता है, उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर वो मैथ की टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड उसके ब्रेन में क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी एबिलिटीज डेवलप होंगी। अगर वो मैथ कैलकुलेशन कर रहा है, अगर वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर डेवलप होगी। तो इससे क्या है, बच्चों को टेक्स्ट बुक के जरिए न्यू नॉलेज प्रोवाइड करना, ये हमेशा टेक्स्ट बुक का मतलब होना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। सो थर्बर एंड कॉलेट सजेस्टेड 6 criterias for choosing a good text book. They are content, organization, literary style vocabulary, illustrations, then teaching aids, mechanical makeup and appearance, and at last we have authorship. So these are the characteristics of a good textbook. We'll learn each characteristic in detail. So the first one which we have is content. Now, as I told you, textbook is an important instrument of teaching and learning. और टेक्स्ट बुक के बिना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ें सीखना भी और सिखाना भी। सो दैट्स वाई टेक्स्ट बुक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, और इसका हर एक स्टेज पे यूज़ है, और सबसे ज़्यादा यूज़ इसका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे होता है,
rather than elementary school level, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरा करिकुलम और सिलेबस होता है, राइट, और जिसको हम टेक्स्ट बुक में यूज करते हैं. ओके, एलिमेंट्री स्कूल की अगर मैं बात करूँ, सो इट डज नॉट नीड अ प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, सो दैट्स वाई पीपल लर्न थ्रू प्ले ओनली, राइट. जो बच्चे होते हैं वो खेल कूद के जरिए चीज़ों को सीखते हैं उस उम्र में जब वो एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे होते हैं. बट व्हेन दे go in secondary or higher secondary school level, then they have a proper curriculum और proper syllabus, जिसके लिए टेक्स्ट बुक का होना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है. ओके, सो क्योंकि वो पूरे हमारे सिलेबस को कवर करता है, पूरे हमारे ग्रेड्स को और लेवल को कवर करता है, दैट्स वाई टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंटेंट भी होना चाहिए. नाउ द कंटेंट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द एज लेवल एंड एक्सपीरियंस बैकग्राउंड्स ऑफ द पीपल. जो भी कंटेंट इंक्लूड कर रहे हैं हम, अगर हमारा कंटेंट सेकेंडरी लेवल के लिए है या हायर सेकेंडरी लेवल के लिए है, तो जैसी हमारी टारगेट ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंगली, उसके मेंटल लेवल और एज लेवल के अकॉर्डिंगली हमारा कंटेंट होना चाहिए. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स फॉर द मेच्योरिटी ऑफ द पीपल. अगर आप 5th क्लास या 6th क्लास के लिए टेक्स्ट बुक बना रहे हो तो उसका कंटेंट उन्हीं के जो है मेंटल लेवल के हिसाब से होना चाहिए, उन्हीं के मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से होना चाहिए. ओके, वही बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली जो कंटेंट है उसका डिज़ाइन होना ज़रूरी है. अगर वो कॉम्प्लेक्स हुआ, 9th और 10th का सिलेबस हमने इंक्लूड कर दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके एज लेवल के ऊपर हो जाएगा, राइट. सो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए उनके एज के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट, द कंटेंट शुड बी कंसिस्टेंट विद द पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट. जैसी बच्चों की नीड है अकॉर्डिंग टू द एज, वैसा ही कंटेंट हमारी बुक में होना ज़रूरी है. ओके, और बच्चों के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है वाइल राइटिंग द कंटेंट. नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्गेनाइजेशन. So the textbook has to be organized into units which are based on students' interest and probability of use. टेक्स्टबुक को यूनिट वाइज अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है. फिर यूनिट में हर एक चैप्टर में क्या होना चाहिए और चैप्टर सेक्शन में कितना लेंथ होना चाहिए, कितने वर्ड्स होना चाहिए, कैसा स्टाइल होना चाहिए, क्या लेआउट होना चाहिए, ये सारी चीज़ बहुत मैटर करती है. ओके, कौन कौन से एलिमेंट इनकॉर्पोरेट करना है हमें उस चैप्टर में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सब स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के बेस्ड पे होना चाहिए. इंडक्टिव अप्रोच इज टू बी यूज्ड व्हेनेवर पॉसिबल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक. जहाँ कहीं भी नेसेसरी हो, पॉसिबल हो, ज़रूरत हो, वहाँ पे हमें इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ करने की ज़रूरत है. मतलब कि बॉटम टू टॉप अप्रोच. ओके, मतलब हमें बच्चों को पहले प्रीवियस नॉलेज पूछना है. सो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, वो न्यू टॉपिक जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके न्यू टॉपिक को टच करता हो. ओके, सो उससे रिलेटेड हमें पहले बच्चों को प्रीवियस नॉलेज पूछना है एंड देन उस नॉलेज को हमें कनेक्ट करना है अपने नए टॉपिक के साथ. ओके, सो मतलब हमें स्पेसिफिक से जनरल पे जाना है. पहले हम बच्चों से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर हम उसे एक पैटर्न देंगे, देन हम एक जनरल कंक्लूजन पे आएंगे जिससे हम अपने थ्योरी से उसे फिर रिलेट कर सकते हैं एंड देन अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज इंडक्टिव अप्रोच. सो वेन एवर पॉसिबल every teacher should use this approach. Next, at the end of each unit, there should be assignment informing to the following and numerical questions if necessary. जैसे ही यूनिट ख़त्म होता है तो वैसे ही असाइनमेंट का होना ज़रूरी है बच्चों के प्रैक्टिस के लिए. ओके, एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन इफ नेसेसरी. जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री बच्चा पढ़ा तो रिएक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस हो. फिजिक्स पढ़ रहा है तो न्यूमेरिकल्स होना ज़रूरी है. अगर मैथ पढ़ रहा है तो डेरिवेशन होना ज़रूरी है. ओके, न्यूमेरिकल होना ज़रूरी है, वर्ड प्रॉब्लम होना ज़रूरी है. सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है फॉर द प्रैक्टिस, राइट. नेक्स्ट, सजेशन फॉर फर्दर रीडिंग. अगर किसी बच्चे को एडिशनल रीडिंग करना है तो उसका पूरा एक लिस्ट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द चैप्टर. ओके, सो दैट वो रीड कर सके उस चीज़ों को. The textbook should be written in simple, unambiguous scientific language. जो ऑर्गेनाइजेशन है बुक का
वो सिंपल होना चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, बच्चों को समझ में आए, सिंपल हो, सीक्वेंशियल हो, ओके, उनके साइकोलॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से हो, क्लियर हो, प्रिसाइज मैनर में हो, ओके। एंड नेक्स्ट, इट शुड कंटेन अ ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन बुक्स। सो बुक्स में जो भी टेक्निकल टर्म्स और बायोलॉजिकल टर्म्स इंक्लूड हुए हैं उनका ग्लॉसरी होना चाहिए एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मतलब मीनिंग के साथ डेफिनेशन, सो दैट बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, ओके। नेक्स्ट इज adequate provision should be made to correlate subjects with other subjects. As a teacher, it is our responsibility to correlate the two subjects or more than two subjects. Okay? For example, अगर कोई टीचर जनरल साइंस के बारे में पढ़ा रही है तो वो जनरल साइंस को क्राफ्ट के साथ भी कोरिलेट कर सकती है, वो जनरल साइंस को सोशल इन्वायरमेंट के साथ कोरिलेट कर सकती है अगर वो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा रही है, राइट, वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कोरिलेट कर सकती है. सो दिस इज हाउ a one subject can be correlate with the other subjects. Okay, now next is controversial topics should be treated impartially. Okay, now in case of history, science and current event and even in political textbook, the writer might be biased towards one way or the other. So topics such as the actions of country or about the gender, about the language, region को लेकर, religion को लेकर, ये सब को लेकर, ये सारे एरियाज को लेकर कुछ ना कुछ बायसनेस हो सकती है. सो जो राइटर है, जो ऑथर है, उसका बायस फ्री रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये टॉपिक्स को, ये सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को डील करते वक्त, इवन प्राइवेसी राइट, एनिमल राइट, अबॉर्शंस एंड ऑल. ओके, सो दीज आर द वेरी सेंसिटिव एंड कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, सो इट शुड बी ट्रीटेड impartially. Next, it is better if the textbook contain examples from the local environment. बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर जो भी बच्चों के टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड है वो उनकी सराउंडिंग से ही उठाकर लिखे गए हों, तो उनको ज़्यादा कोरिलेट करने में आसानी होगी और उनको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगी. नेक्स्ट इज देयर शुड बी अ डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स टेक्स्ट बुक. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होने से पहले अगर बच्चा इंडेक्स देखता है तो उसे समझ में आता है कि व्हाट आर द चैप्टर्स ही और शी हैज़ टू लर्न थ्रू आउट ईयर. ओके, एक टीचर और एक लर्नर दोनों को ही बहुत ही हेल्प होती है इंडेक्स देखकर. ओके, इंडेक्स से डिवीजन किया जा सकता है फॉर यूनिट टेस्ट, फॉर दिस सेमेस्टर ऑल्सो, राइट. सो इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट, headings and subheadings should be in bold type and important principles should be set in italics. अब जो भी हमारे टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक है उसका बोल्ड में होना ज़रूरी है और सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का इटैलिक्स में होना ज़रूरी है. इससे क्या होगा, जो हमारा रीडर है और स्टूडेंट है उसका अटेंशन हम ग्रैब कर सकेंगे और मेन टाइम पे अगर हमारा स्टूडेंट टेक्स्ट बुक को ही रेफ़र कर रहा है तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है. ये जो बोल्ड में जो चीज़ें लिखी हैं, इटैलिक्स में जो चीज़ें लिखी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उसे हेल्प करती है चीज़ों को जल्दी रिवाइज करने के लिए. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड वाइल राइटिंग और प्रिंटिंग अ टेक्स्ट बुक. इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव इज लिटरेरी स्टाइल एंड वोकैबुलरी ऑफ द टेक्स्ट बुक. अब कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वोकैबुलरी एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट बुक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. So, the very first one is length of sentences. Sentence की लेंथ कितनी होनी चाहिए? Now, the average sentence length is about 14 words. अगर 14 words है तो रीडर जो है वो 90% कंटेंट समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. बट इफ द एवरेज सेंटेंस लेंथ इज above 40 words, okay, then the reader will understand less than 10%. सो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि स्टूडेंट को समझ भी आए कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है. सो इसीलिए लेंथ ऑफ सेंटेंसेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, बहुत ही मैटर करता है ये. नेक्स्ट इज डायरेक्टनेस ऑफ सेंटेंस. जो भी चीज़ बतानी है स्टूडेंट्स को या अपने रीडर को वो सीधे सीधे बताओ, घुमा फिरा के बताने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्साइस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जो भी चीज़ बोलना है या अपने रीडर या स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है एकदम क्लियर मैनर में, टू द पॉइंट बात करना ज़रूरी है. दैट इज़ डायरेक्टनेस ऑफ सेंटेंसेस. नेक्स्ट, नंबर ऑफ आइडियाज़ पर सेकेंड. एक सेकेंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को, अपने रीडर को पहुंचा सको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ
lead sentences और paragraphs. Now lead sentences is nothing but the opening sentences जो हमारे ऑडियंस को एक क्लियर आइडिया देता है कि जो स्टोरी है या ऐसे है वो किस बारे में है. ओके और इससे रीडर का या लर्नर का इंटरेस्ट भी मेंटेन रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर सर ने या टीचर ने कहा है अपने स्टूडेंट को टाइटैनिक के बारे में लिखने के लिए, सो द स्टूडेंट should start his essay with a sentence like the Titanic was a passenger ship which sank in 1912. तो ये जो सेंटेंस है अब जो भी रीडर रीड करेगा उसका अटेंशन ग्रैब होगा और उसे और पढ़ने के लिए दिलचस्पी जो है जागेगी कि जो टाइटैनिक था वो शिप वो क्यों डूबा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, राइट. सो बेसिकली द लेट सेंटेंसेस इज नथिंग बट द ओपनिंग हुक दैट पुल्स द ऑडियंस इनटू रीड अ स्टोरी. ओके मतलब ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है बेसिकली कि वो स्टोरी को और रीड करे, जो भी कंटेंट है उसको और फर्दर पढ़े, स्टडी करे. ओके नेक्स्ट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इररिलेवेंट थॉट, कंटिन्यूटी ऑफ थॉट. सो जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें जितने भी टॉपिक्स है या ऐसे हैं तो उसका उस कंटेंट का कंटिन्यूशन होना ज़रूरी है. कोई भी थॉट अगर इररिलेवेंटली प्रेजेंट होगा बुक में सो इससे जो स्टूडेंट होंगे, जो बच्चे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाई दिस थिंग इज़ देयर. ओके अगर उसका कोई भी मतलब या यूज़ उसमें नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए और जो भी टॉपिक है उसी से रिलेटेड बात होनी चाहिए. नेक्स्ट, while evaluating a textbook the teacher must decide whether or not the vocabulary is excessive or inappropriate. तो जब भी टीचर इवैल्यूएट कर रही है टेक्स्ट बुक को तो उसे ये ध्यान में रखना है कि वोकैबुलरी जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में बुक में है या नहीं है. ओके सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज इलस्ट्रेशन. सो फोटोग्राफ्स शुड बी क्लियरली रिप्रोड्यूस्ड. अब फोटोग्राफ का बुक में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कंटेंट, क्योंकि ये बहुत ही आई अपीलिंग होता है. ठीक है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रन. ये उनका इमेजिनेटिव पावर डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और बच्चों को चीज़ें एसोसिएट करने में भी हेल्प करता है. अगर बच्चे कुछ वर्ड के बारे में सीख रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस को समझना चाहते हैं या फिर कोई एक्शंस को, तो फोटोग्राफ और इमेजेस उनको हेल्प करता है चीज़ें सही तरीके से एसोसिएट करने में. क्लियर? क्योंकि आपने देखे होंगे अगर कभी भी कोई भी बच्चा बुक उठाता है, उसे खोलता है तो टेक्स्ट से पहले उसकी निगाह या उसकी नज़र इमेजेस पे ही जाती है, पिक्चर्स पे जाती है कि कौन कौन से पिक्चर्स है, क्या है उस पिक्चर में, राइट. सो इसलिए पिक्चर होना ज़रूरी है बुक्स में. नेक्स्ट, डायग्राम्स शुड बी केयरफुली मेड अट्रैक्टिव. अब होना ज़रूरी है लेकिन उसका अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है. ठीक है अट्रैक्टिव होगा तो आई कैची होगा, बच्चे उसे देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट, फोटोग्राफ शुड हैव रिलेशन विद कंटेंट इन द टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट है उससे ही रिलेटेड ऑब्वियसली फोटोग्राफ या इमेजेस होना चाहिए. अगर टेक्स्ट कुछ और है और पिक्चर्स कुछ और है या इमेजेस कुछ और है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक इट, क्योंकि उसका कोई रिलेशन ही नहीं है. सो ऑब्वियसली रिलेशन शुड बी देयर बिटवीन द फोटोग्राफ एंड द टेक्स्ट. नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स. नाउ द टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव. आप अगर टेक्स्ट बुक को ओपन करते हो या कोई स्टूडेंट ओपन करता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, इंडेक्स की तरफ देखता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स वी हैव टू स्टडी थ्रू आउट दिस ईयर, राइट. सो इंडेक्स में चैप्टर्स देखता है वो, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि उसे पढ़ना क्या है. नेक्स्ट, ग्लॉसरी शुड बी इंक्लूडेड. ग्लॉसरी मतलब के मीनिंग्स होना चाहिए. अगर कुछ हार्ड वर्ड्स है सो उसका मीनिंग होना चाहिए एट द एंड ऑफ द लेसन्स और एट द एंड ऑफ द टॉपिक, ताकि स्टूडेंट्स वहीं से वहीं उसका मीनिंग भी देख सके. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में. ओके activities should be given at the end of chapter and it should be closely related to the content. अब activities होना चाहिए अगर चैप्टर ख़त्म हो गया है तो उसके बाद, ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो और उन्हें समझ में आए कि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है और उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग वहाँ पे हो और इमेजिनेशन पावर डेवलप हो, थिंकिंग उनकी डेवलप हो. तो जैसे कि पजल दे सकते हैं, क्रॉसवर्ड दे सकते हैं और कोई प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, कोई केस स्टडी दे सकते हैं. सो दीज आर द एक्टिविटीज़ विच वी कैन इंक्लूड एट द एंड ऑफ द चैप्टर. ओके जो हमारे कंटेंट से भी क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए. सो ये सारे टीचिंग एड्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज
mechanical makeup and appearance. Now the first is artistic cover. अब जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका कवर पेज का लुक भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, राइट? वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए. सो इसीलिए 3 एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं कवर पेज को बेस्ट बनाने के लिए. द फर्स्ट इज द कलर कॉम्बिनेशन. जो हमारी बुक का कलर कॉम्बिनेशन है उसका अच्छा होना चाहिए. सेकेंड इज इमेजेस होने चाहिए. एंड थर्ड इज जो भी हमारा टाइटल है बुक से रिलेटेड वो प्रॉपरली सही तरीके से और सही फॉन्ट में लिखा होना चाहिए. सो ये 3 एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे कवर पेज को बेस्ट बनाने के लिए. नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी फॉर बाइंडिंग. अब बाइंडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए. समटाइम्स स्टूडेंट्स 1 मंथ या 2 मंथ यूज़ करते हैं बुक को एंड वो जो बुक होती है वो फट जाती है. तो बाइंडिंग प्रॉपर होना ज़रूरी है ताकि वो पूरा साल उसको अच्छे से चला सके. ओके, सो ड्यूरेबिलिटी फॉर बाइंडिंग शुड बी गुड. नेक्स्ट इज साइज ऑफ द बुक. साइज ऑफ द बुक नॉट टू मच स्मॉल, नॉट टू लॉन्ग. ओके, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी या बहुत ही बड़ी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की होनी चाहिए बुक. गुड क्वालिटी ऑफ पेपर शुड बी यूज्ड. मतलब पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा थिन पेपर नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लाइन एंड साइज लेजिबल. जो भी कंटेंट लिखा हुआ है और जितना भी लेंथ है उसका वो प्रॉपर होने चाहिए. फंट साइज प्रॉपर होने चाहिए. इट शुड बी रीडेबल फॉर द रीडर्स एंड फॉर द टीचर्स टू. ओके, सो इसीलिए उसका साइज, फंट स्टाइल बहुत ही सिंपल होना चाहिए. और जहाँ पर बोल्डनेस की ज़रूरत है वहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ हो. जहाँ पे इटैलिक की ज़रूरत हो वहाँ पे इटैलिक. जहाँ पे सिंपल की ज़रूरत हो वहाँ पे फंट स्टाइल सिंपल हो. ओके, और इतना छोटा ना हो कि वो दिखाई ही ना दे और इतना भी बड़ा ना हो कि वो पूरा पेज ऑक्यूपाई कर ले, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स लेवल फंट स्टाइल होने चाहिए. नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव ओवरऑल एक्सपीरियंस. पूरा बुक जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उसको थ्रू आउट ईयर यूज़ करे, पढ़े. अगर कभी स्टूडेंट को नहीं भी इंटरेस्ट है तो भी वो बुक खोल के एटलीस्ट रीड करे उसे, राइट? नेक्स्ट इज कवर डिज़ाइन एंड कलर शुड बी अपीलिंग. जो कवर डिज़ाइन है, जो भी कलर कॉम्बिनेशन है वो आई अपीलिंग होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, बोरिंग और डल नहीं होनी चाहिए. ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज एम्पल स्पेस टू बी लेफ्ट बिटवीन लाइन्स टू प्रोवाइड फॉर ईज इन रीडिंग. बुक में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी टॉपिक्स है, उसमें हर सेंटेंसेस में और हर पैराग्राफ में प्रॉपर स्पेस का होना ज़रूरी है ताकि बच्चों को आसानी से वो चीज़ें रीड कर सके और उन्हें अंडरस्टैंड कर सके. ओके, तो अगर बहुत ही कंजेस्टेड वे में लिखा हुआ होगा तो वो सही से रीड नहीं कर पाएंगे और रीड नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई स्पेस शुड बी गिवन बिटवीन द लाइन्स और बिटवीन द sentences or paragraphs also. Okay, now next is authorship. Only such person who have experience of teaching the subject should be allowed to become authors of their textbooks. Such authors can understand the actual learning situation. Certain qualification may also be prescribed for the authors. It will be better if some training is given to them. Now, qualification और experience author का बहुत ही ज़्यादा important होता है in case of textbook writing. सो इसीलिए जो भी ऑथर है उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का. और नॉट ओनली टीचिंग, वही सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसका वो ऑथर है. ओके, या उसी को हमें पब्लिश करने देना है जिसके पास एक्सपीरियंस है और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की नॉलेज है, क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लिख सकता है, पुटअप कर सकता है. क्या स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ है उसे सही तरीके से मालूम होगा और फिर वो कंटेंट को उस हिसाब से अरेंज कर सकता है. उसमें क्वेश्चंस कैसे डालना है, क्या एक्टिविटीज़ देनी है, वो सही तरीके से डिसीजन ले सकता है. क्लियर? क्योंकि लर्निंग सिचुएशन उसको और उस ऑथर को ज़्यादा अच्छे से पता होगी और क्वालिफिकेशन भी नेसेसरी है. ओके, सो द कंक्लूजन ऑफ दिस ब्यूटिफुल टॉपिक इज लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम. टेक्स्टबुक्स हेल्प टीचर्स एंड लर्नर्स इन दिस रिगार्ड. They play a vital role in the teaching learning process. They provide the basic framework within which much of the classroom activities occur and also give every child the best possible opportunities for learning. Vacuum में learning कोई भी नहीं हो सकती. It's not possible. Okay? So resources का और materials का होना ज़रूरी है.
टेक्स्ट बुक का, टीचर्स का होना ज़रूरी है। ओके, टेक्स्ट बुक नॉट ओनली हेल्प करता है स्टूडेंट्स को बट ऑल्सो हेल्प करता है टीचर्स को भी। टीचर को ये भी बताता है कि क्या क्या सिलेबस उसे पूरा थ्रू आउट ईयर कंप्लीट करवाना है, और लर्नर को भी बताता है कि कौन कौन से कंटेंट से उसे डील करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, सो ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस दोनों के लिए ही बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, एक ढांचे की तरह काम करता है हमारी क्लासरूम में, और जितनी भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है टीचर क्लासरूम में करवा सकती है, तो इससे बच्चों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है चीज़ें सीखने का, लर्न करने का। ओके, सो इसीलिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड टेक्स्ट बुक के लिए उन सब का होना ज़रूरी है। प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए अपने सब पॉइंट्स और पेज नंबर के साथ। ओके, ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का और टॉपिक का सही तरीके से होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी सब्जेक्ट्स एरियाज है, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी एरर ना हो उसमें, बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से हो, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी ना हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड ना हो। जितने भी चैप्टर्स हो, अगर चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं तो यूनिट वाइज वो चैप्टर का मेंशन होना चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, पिक्चर शुड बी देयर, फार्मूला शुड बी देयर, प्रॉपर डेरिवेशन शुड बी देयर, और अगर कोई प्रैक्टिकल जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स एंड लर्न इट। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों को लर्न कर सके। जो भी बुक की लैंग्वेज हो वो सिंपल हो, ईजी टू रीड हो, सूटेबल हो स्टूडेंट्स के लिए, आसानी से वो समझ सके। ऑल्सो एग्जाम्पल शुड बी गिवन जहाँ पर भी नेसेसरी हो। ओके, सो दीज आर द कोर वैल्यूज एंड core elements which should be there in a good textbook. क्लियर? सो यहाँ पर हमारा सेशन आज हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।